नमस्ते आप सभी लोगों को। आज के सेशन में मैं बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज जो है हम आपके लिए एक नई स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। नई मतलब क्योंकि एक स्पेशल सेशन है, अभी तक हमने कवर नहीं किया, इसलिए मैं कह रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे पीएलआई के बारे में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है और ये क्यों है, आज हम इस सेशन में जानेंगे। और आपके एग्जाम के लिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार मेरे को चैट में आप थम्स अप दे दीजिए और बता दीजिए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन भी आपको विजिबल है। तो हम आज का जो ये अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव नया सेशन है हम उसको चालू करेंगे। थैंक यू अरुण अरुण सिंह जी और नितिन नितिन पटेल जी, आप सभी लोग जो सेशन में जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और तो फिर चलिए आप लोग जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज आपको पहुंच रही है और आप लोगों को जो है मेरा स्क्रीन विजिबल है। चलिए देख लेते हैं फिर आज का सेशन। आज का जो सेशन है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में है, पीएलआई स्कीम। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। जो भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके उत्थान के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या आखिर। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम लार्ज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके लिए बनाई गई है। अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी ताकि जो भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हो सके और हम लोग जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ले सकें। एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो है हम इंडिया में जो है प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और हम लोग जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स देश में हमारे इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ला सकें। किन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए? जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे का कंस्ट्रक्शन का मैन्युफैक्चर करते हैं। Scheme shall extend an incentive of 4% to 6% to eligible companies। जो स्कीम है वो जी हाँ, बिल्कुल करंट टॉपिक पे आपके लिए लेके आए हैं अरुण सिंह जी। न्यूज़पेपर में भी आज उन्होंने ये चीज पढ़ी है। तो हाँ, तो ये जो स्कीम में है 4 to 6% इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा उन किन के लिए। आप जो भी कंपनीज इंक्रीमेंटल सेल्स कर रही हैं, जो भी कंपनी, और पूरे 5 साल के लिए उनको ये जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। 5 years के लिए ये जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी इंसेंटिव 4 to 6% की, जो भी एलिजिबल कंपनीज होंगी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ेंगे। इसके टारगेट सेगमेंट्स क्या क्या है, ये कौन कौन से जो सेगमेंट्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है तो दो सेगमेंट्स में आप इसे समझ सकते हैं, मोबाइल फोन्स और जो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये दो सेगमेंट्स को कवर कर रहा है। मोबाइल फोन्स तो हम सभी जानते हैं, मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन डोमेस्टिकली हो पाए, इसके लिए फाइनेंशियल इनिशिएटिव दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जैसे बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया जैसे, ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स जो है प्रोडक्शन सारा इंडिया में चालू हो। एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब वो क्या चीज है? तो हम लोग मैं आपके लिए एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन लाई हूँ जिसमें आप देख पाएंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े जो स्पेसिफिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। जैसे कि एसएमटी कंपोनेंट्स, ये जो हम लोग मदरबोर्ड या ये सब चीजें बनती है उसमें जो छोटे छोटे सॉफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं, एसएमटी कंपोनेंट्स में आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गई, ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स, इस टाइप के भी जो भी हैं, ये भी सारे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हो गई हमारी, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए हो स्पेसिफिकली कोई एक प्रोडक्ट के लिए, बहुत ही बारीक बारीक सेंसर्स हो गए और ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आती है। उसके अलावा जो भी हमारे सिस्टम इन पैकेज हैं, कोई भी हम सिस्टम बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई इलेक्ट्रॉनिक हमें चीज चाहिए,
तो उसका प्रोडक्शन, माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, और या फिर टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग जैसे ऐसे जो भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ये सारे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आते हैं। 8 कैटेगरीज है इसकी, और जो कि स्पेसिफाई की गई है पीपीटी में, आप एक बार खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दो टाइप के टारगेट सेगमेंट्स हो गए, एक हो गया मोबाइल फोन्स और दूसरे दूसरे हो गए स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। चलिए, अब ये तो दो चीजें पता चल गई आपको कि कौन कौन जो है इसके टारगेट सेगमेंट है। अब यहाँ पर एप्लीकेंट कौन कौन है, कौन अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के अंदर। एप्लीकेंट फॉर द पर्पस ऑफ अ स्कीम इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया proposing to manufacture goods covered under target segments in India। जो भी कंपनियां हैं, कंपनी एलिजिबल है एप्लीकेशन देने के लिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। और अगर वो जो भी हमने टारगेट सेगमेंट्स पीछे देखी, अगर वो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर स्पेसिफाइड हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो अगर मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ही वो एलिजिबल है इसमें जो है अप्लाई करने के लिए। क्या 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 चीज हो गई, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में, और टारगेट सेगमेंट्स में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के अंदर। द एप्लीकेंट कैन ऑपरेट न्यू और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज। जो एप्लीकेंट है, जो भी कंपनी है, या तो उसके पास नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो सकता है, या पुराना भी अगर है, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है टारगेट सेगमेंट्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जो है लोकेशंस जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, वो इंडिया में ही होनी चाहिए। कंपनी भी इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए, उसका प्लांट भी इंडिया में होना चाहिए। चलिए, अब पीरियड इसका क्या है, कितने टाइम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 मंथ का टाइम है। जब भी एप्लीकेशन विंडो जो है शैल बी 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब भी नोटिफिकेशन आया है उसके 4 मंथ्स के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड हो जाएगा 4 मंथ्स। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेंट्स अंडर डिफरेंट टारगेट सेगमेंट इन द स्कीम्स आर बिलो। तो यहाँ पर बताया गया है, मोबाइल फोन की कैटेगरी के लिए इनवॉइस वैल्यू अगर 15,000 से ज्यादा है, उससे ज्यादा है, तो कंसोलिडेट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू ऑफ द एप्लीकेंट इन द टारगेट सेगमेंट वुड बी मोर देन 10,000 करोड़ इन द बेस ईयर। क्वालिफिकेशन ये है कि इनवॉइस वैल्यू अगर आपका 15,000 या उससे ज्यादा है, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू माना जाएगा 10,000, मोर शुड बी मोर देन 10 करोड़ इन द बेस ईयर। तो ये आपका कम से कम होना चाहिए इन द बेस ईयर 10,000 करोड़ का होना चाहिए कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू। और अगर मान लीजिए मोबाइल फोन्स में डोमेस्टिक कंपनी है जो कि इंडिया में ही रजिस्टर्ड है और इंडिया में ही एग्जिस्टिंग कंपनीज है, तो उनके लिए वो है 100 करोड़। 100 करोड़ इन द बेस ईयर, जो उसका स्टार्टिंग का ईयर है जब वो अप्लाई कर रहा है, उस बेस ईयर में वो 100 करोड़ रहेगा। जो भी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ग्रुप कंपनीज हो, चाहे एक कंपनी से ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप हो कंपनीज का, उनके लिए रुपीज INR 50 करोड़ इन द बेस ईयर। तो यहाँ पर जो नॉर्मल मोबाइल फोन से इनवॉइस वैल्यू जिसकी 15,000 से ऊपर है, उनके लिए 10,000 करोड़ है। जो डोमेस्टिक कंपनी है इंडिया में ही, चाहे वो ग्रुप कंपनीज क्यों ना हो, उसके लिए 100 करोड़ इन द बेस ईयर। और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए INR 50 करोड़ इन द बेस ईयर। आई होप आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सेशन के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है किसी भी एप्लीकेंट का, बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट होगा अगर सेम ग्रुप की कंपनी ने क्लेम किया है और कंसीडर किया है दो या दो से ज्यादा एप्लीकेंट कंपनीज के लिए। हाउ विल द कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू ऑफ द एप्लीकेंट इन द टारगेट सेगमेंट बी कैलकुलेटेड इफ द सेम ग्रुप कंपनीज क्लेम्ड एंड कंसिडर्ड फॉर 2 और मोर एप्लीकेंट कंपनी। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे इसकी बात की गई है। इन केस मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू है in the target segment of an entity is claimed and considered to for दो या दो से ज्यादा एप्लीकेंट्स कंपनी की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू उस कंपनी का टारगेट सेगमेंट में इक्वली सारे एप्लीकेंट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें ग्रुप कंपनीज भी कंसिडर होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है एक, जिसमें मेरी 4 सब कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और मैं दो से ज्यादा से अप्लाई करती हूँ, तो इक्वली डिवाइड होगा इसमें, अगर मुझे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू निकालना है तो।
target segment में equally divided among the applicants that are claiming revenue of such entity. Only share of manufacturing revenue in the target segment that is obtained after division of manufacturing revenue will be considered for determining qualification. और फिर जो ये डिवाइड करने के बाद जो हमारा रेवेन्यू आएगा उसी को कंसिडर करेंगे ये देखने के लिए कि ये जो कंपनी है वो क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही इस स्कीम में, पीएलआई में। तो ये कैलकुलेशन के बारे में, अगर एक से ज्यादा कंपनी कर रही है तो इक्वली आप रेवेन्यू डिवाइड कर दीजिए और उसी रेवेन्यू को कंसिडर किया जाएगा ये देखने के लिए कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते ये स्कीम में। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि इसका बैंक से क्या रिलेशन है। अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा दे रही है कि मेक इन इंडिया करिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है कि आप लोग बिजनेस क्रिएट करिए इंडिया में ही रहकर, और एक और वोकल फॉर लोकल की भी बात करती है, तो यहाँ पर वो बैंक से ये अपेक्षा रख रहे हैं शायद कि बैंक्स जो है ऐसे जो मैन्युफैक्चर से हमको कांटेक्ट करे, इसके बारे में बताए कि इस टाइप की स्कीम है, इसमें आपको इतना ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। इस रिलेशन से इट इज जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बैंक्स जो है वो ये लोन प्रोवाइड कर सकती है ऐसी एंटिटीज को जो कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है, तो वो अगर सरकार से इसका फायदा लेना चाहती है तो वो आप बैंक से भी जो है लोन आस्क कर सकती है या लोन ले सकती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू ऑफ द एप्लीकेंट इन द टारगेट सेगमेंट इज अवेलेबल इन करेंसी अदर देन आईएनआर। अब मान लीजिए कंपनी तो इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, पर जो उसका रेवेन्यू है एप्लीकेंट का वो इंडियन रुपीज में नहीं है, वो किसी और करेंसी में है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? इस केस में है कि अगर INR equivalent amount may be computed by applying an average of the exchange rate notified by RBI as on first day and last day of reporting period. अगर जो अवेलेबल करेंसी है वो INR में नहीं है तो आप INR का इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी उस दिन एक्सचेंज रेट होगा RBI द्वारा बताया गया या नोटिफाई किया गया, फर्स्ट डे या लास्ट डेट पे जो भी रिपोर्टिंग पीरियड होगा उसका INR का इक्विवेलेंट आप लेंगे, उस इक्विवेलेंट कंप्यूट करेंगे RBI के अवेलेबल एक्सचेंज रेट पर। तो इस केस में इसका अगर करेंसी INR के अलावा है तो ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी डिफाइन करने का, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन एलिजिबल होगा या कौन नहीं होगा। पीछे हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन की कि क्या चाहिए, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी अंडर स्कीम शैल बी सब्जेक्ट टू थ्रेशहोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल। जो भी उसकी बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट है और उसकी बढ़ती हुई सेल है, जो भी वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी सीमा पर निर्भर करेगा कि उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी। बेस ईयर में पहले साल में की बात कर रहे हैं। एक एप्लीकेंट मस्ट मीट थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव फॉर द ईयर कंसिडरेशन। मान लीजिए 5 साल के लिए अवेलेबल है आपको ये, और पहले साल में बेस ईयर में आपको एलिजिबल होना है इस स्कीम के लिए, तो आपकी क्या इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है या क्या आपकी इंक्रीमेंटल सेल है जो भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि आपको उस साल में ये जो है इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं। दूसरी बात कर रहे हैं, टू मीट द थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट फॉर एनी ईयर द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डन टिल सच ईयर ओवर द बेस ईयर शैल बी कंसिडर्ड। अगर आप जो भी सीमा है उसकी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की उस साल की या किसी भी साल की, तो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस साल तक, और फिर उसको डिवाइड करेंगे उसके बेस ईयर से फर्स्ट साल तक, और फिर पता करेंगे कि उसका जो क्राइटेरिया है वो सही मैच कर रहा है या एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं। In order to meet the threshold criteria of incremental sales, पहले में incremental investment की बात कर रहे हैं, यहाँ पर sales की बात कर रहे हैं। तो अजय कुमार जी अभी ज्वाइन किए हैं, तो सर हम लोग PLI के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, PLI एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इन्वेस्टमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके रिलेशन में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे उसकी डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया, अगर
उनकी कितना उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या कितनी सेल्स हो रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आप इस स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर इंक्रीमेंटल सेल्स की बात करें, जो भी टारगेट सेगमेंट है किसी भी साल के, तो टोटल सेल्स देखेंगे मैन्युफैक्चर गुड्स की कितनी है एक साल के लिए, उसको डिवाइड करेंगे बेस बेस ईयर के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनवॉइस वैल्यू। तो यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए और एक बार खुद से रीड करेंगे तो आई आई गेस आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाएगा। पर इतना ध्यान रख लीजिए, अगर एलिजिबल होना है स्कीम के लिए तो दो चीजें देखी जाएगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंटल इंक्रीमेंटल आपकी इन्वेस्टमेंट और सेल्स जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स हो रही हैं, वो जो है एक थ्रेश होल्ड को मैच करती है, सीमा को मैच करती है कि नहीं, तो ये ध्यान रखा जाएगा इसमें। Eligibility under the scheme for a given year achieved if one of the two threshold criteria, namely incremental investment and sales of manufactured good over the base, is met. ये बोल रहे हैं क्या एलिजिबिलिटी स्कीम के अंदर एक गिवन ईयर के लिए अचीव की जा सकेगी या दोनों में से एक क्राइटेरिया अगर मिल जाए तो। अगर दोनों में से एक ही मिल रहा हो, या तो इंक्रीमेंटल सेल आपकी हो रही हो या तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, दोनों में से एक चीज हो रही हो, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस स्कीम के लिए। द कंपनी विल हैव टू मीट बोथ थ्रेश होल्ड क्राइटेरिया, दैट इज बोथ, दोनों को मैच करना पड़ेगा, तभी वो डिसइम्बर्समेंट करवा पाएंगे इस स्कीम का। तो दोनों, या तो आपके पास दोनों इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, इंक्रीमेंटल सेल भी होने चाहिए, तभी आप जो है इसी के लिए एलिजिबल होंगे। दोनों में से एक होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल। इस पार्ट में ये कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। What if an applicant company is not able to achieve threshold criteria for a given year? क्योंकि यहाँ पर एक साल की बात नहीं हो रही, 5 सालों की बात हो रही है। तो इस केस में बोल रहे हैं अगर क्या होगा, अगर कोई एप्लीकेंट कंपनी है वो एक साल में कोई गिवन ईयर में नहीं अचीव कर पाई जो भी थ्रेश होल्ड माना गया है, जो भी मांगा गया है, सीमा या थ्रेश होल्ड जो भी मांगा गया है, अगर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू थ्रेशहोल्ड ओवर द बेस ईयर। तो ये तो हम लोगों ने पीछे देख ही लिया है कि आपको दोनों ही होना चाहिए, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एप्लीकेंट मस्ट मीट थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर disbursement. In case applicant does not meet the threshold for any given year, the application shall not be eligible for incentive for that particular year. मान लीजिए पहले साल में आप एलिजिबल थे, नेक्स्ट ईयर आप नहीं मीट कर पाए तो आप नहीं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एलिजिबल होंगे, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। However, the applicant will not be restricted from claiming incentive in the subsequent years during the tenure of the scheme, provided eligibility criteria are met for such subsequent year. क्या कह रहे हैं, मगर अगर एप्लीकेंट चाहे और आगे के सालों में वो ये इंसेंटिव क्लेम करना चाहता है, तो ये जो भी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा कर कर वो अप्लाई कर सकता है, अपनी एलिजिबिलिटी मेट कर कर आगे के सालों में वो ले सकता है इंसेंटिव। तो एक साल नहीं लिया तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, आगे के साल में क्राइटेरिया मीट कीजिए तो आप जो है इंसेंटिव के लिए हकदार होंगे। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कंपनी है, उसने जो सेल्स है मैन्युफैक्चर गुड्स की 1 अगस्त 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक करी है, पर मीट नहीं कर पाए उनका जो सेल्स टारगेट था इंक्रीमेंटल सेल का। पर ये नहीं इम्पैक्ट करेगा कि वो अगले साल नहीं ले पाए, दिस विल बी एबल टू क्लेम द इंसेंटिव इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अगर सेल अपना जो है इंक्रीमेंटल सेल है उसको वो अचीव कर पाएंगे, थ्रेशहोल्ड मैच कर पाएंगे, तो जरूर उनको नेक्स्ट ईयर इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव का परसेंट क्या है, किसी को याद हो तो फटाफट चैट में मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों को बोर करके सुला ना दूं। बताइए हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितना परसेंट, मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट इंसेंटिव मिलता है, एनीबॉडी रिमेम्बर। तो मैं फिर से बता देती हूँ, 4 to 6% आपको इंसेंटिव जो है मिलता है फॉर द कंसिक्यूटिव 5 सालों के लिए ये स्कीम में। अब हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं बेस ईयर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ओवर बेस ईयर, इसका मतलब क्या है, टू मीट द थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया फॉर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन एनी ईयर। ये भी कैलकुलेशन के बारे में है कि आपको इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ओवर बेस ईयर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर
मान लीजिए क्यूमुलेटिव वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, मतलब कुल मिला के कितना है उस साल तक के लिए, ओवर द बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। जैसे कि 2019 और 20 की मान लीजिए एग्जांपल में, एक मोबाइल फोन की कंपनी है जिसका इनवॉइस 15,000 या उससे ज्यादा का है इनवॉइस वैल्यू। तो एप्लीकेंट जो कंपनी है उसने 250 करोड़ रुपया उससे ज्यादा 31 मार्च 2021 तक इन्वेस्ट किए। अचीव करना था उनको क्या, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट उस साल में। सिमिलरली उस साल का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ हुआ 31 मार्च 2022 तक, और 750 करोड़ हुआ 31 मार्च 2023 तक, और 1000 करोड़ हुआ 31 मार्च 2024 तक। तो विल हैव टू रिमेन, उनको क्या है, इस साल 250 करोड़ हुआ तो नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट अचीव करना पड़ेगा, थ्रेश होल्ड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का एलिजिबल होने के लिए इस स्कीम में। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, पहले मतलब ये 50% इंक्रीज हो रहा है, 250 से 500 हुआ, 500 से सॉरी 25%, 75 से फिर 1000 करोड़। तो 250 करोड़, जो 250 वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ये क्वेश्चन आई गेस नहीं आएगा, मेनली जो मेन क्वेश्चन है आपके पास इसी से रिलेटेड आएंगे कि कितना परसेंट है, कितने साल तक है, या कुछ टर्म्स की मतलब क्या होता है। Is the incremental investment amount mentioned in Annexure 2 of PLI scheme cumulative? What if an applicant company fails to achieve the threshold investment amount for a given year? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि Annexure 2 के हिसाब से इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्यूमुलेटिव होना चाहिए या नहीं। दूसरा कह रहा है अगर फेल होता है थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट को करने के लिए तो क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई एप्लीकेंट कंपनी फेल होती है अचीव करने के लिए थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट उस साल के लिए, तो क्या वो एलिजिबल होगी या नहीं पीएलआई स्कीम के लिए। यस या नो में जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई एप्लीकेंट कंपनी है जो कि फेल होती है, थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाती किसी पर्टिकुलर एक साल में, तो क्या वो एलिजिबल होगी या नहीं इन पीएलआई स्कीम के लिए इंसेंटिव पाने के लिए। जी दीपिका जी कह रही है नो, दैट फॉर दैट ईयर एलिजिबल नहीं होगी। बाकी लोगों को क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? 30 सेकेंड से फटाफट जवाब दीजिए। अब मैं चेक करूंगी कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। दीपिका जी बिल्कुल अच्छे से सुन रही हैं और समझ भी रही हैं। अगर कोई डाउट हो तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा ही टर्म्स ऐसे हैं जो से कर रहे हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं दीपिका जी कि उस साल के लिए नहीं होगा एलिजिबल, अ, क्योंकि मैच नहीं किया। दोनों क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट आपका इन थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, और आपका थ्रेशोल्ड इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर चीजें हैं। अगर threshold incremental investment over base year is defined in terms of cumulative minimum investment that must be achieved by the year under consideration। बोल रहे हैं कि अगर क्यूमुलेटिव की बात कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसका कितना है। जैसे पीछे आप लोगों ने देखा था कि 250 करोड़ उनका मिनिमम था, तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए हर साल जो है। क्यूमुलेटिव मतलब कि ऐड होता जाता है, 250 करोड़ प्लस 250 करोड़, 500, 500 प्लस 250, 750, तो इस टाइप का रहता है। और अगर एप्लीकेंट नहीं मीट कर रहा थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम। अगर जब भी वो अपनी एलिजिबिलिटी मीट करेगा उस साल, वो इंसेंटिव ले सकता है उसके लिए। ये कह रहे हैं कि क्या टैक्सेस और ड्यूटी इंक्लूडेड है एक्सपेंडिचर में, जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो ऑल क्रेडिट नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वुड बी इंक्लूडेड इन सच एक्सपेंडिचर। तो जो भी नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस हैं या ड्यूटीज हैं वो कंसिडर किए जाएंगे एज अ एक्सपेंडिचर स्कीम में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं ऐसी टैक्सेस और ड्यूटी क्या एक्सपेंडिचर में कंसिडर करेंगे। तो जी हाँ, कौन सी टैक्सेस, नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस और ड्यूटीज को ही आप एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर करेंगे। इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड अंडर द स्कीम। अब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपको जरूर जरूरत पड़ेगी कि कोई लैंड पे आप मैन्युफैक्चर यूनिट बनाए, कोई बिल्डिंग पे आप अपना मैन्युफैक्चर करें, तो क्या वो भी आप एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे अगर पीएलआई की स्कीम के बारे में बात करें तो।
जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है लैंड बिल्डिंग पर, आप चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट is not covered under the scheme and therefore will not be considered for determining eligibility under the scheme. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं कंसिडर होगा एज अ एक्सपेंडिचर. If the shareholding of a company changes during June or July of 2020, enabling it to qualify as a domestic company, will investment made still considered from April 2020? अब वो कह रहे हैं कि शेयर होल्डर है कंपनी के, वो शेयर होल्डिंग उस कंपनी की बदल गई कब, जून और जुलाई में. कब ये लॉन्च हुई, अप्रैल 2020 में. तो क्या ये जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्रैल 2020 में. तो investment shall be considered only from the time the applicant company qualifies as a domestic company as per FDI circular of 2017 or after 1st April 2020, whichever is later. बोल रहे इन्वेस्टमेंट तब कंसिडर किया जाएगा जब ही वो डोमेस्टिक कंपनी बनी हो, चाहे फिर वो एज पर एफडीआई सर्कुलर 2017 या 1 अप्रैल 2020, जो भी देर से आता हो, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल हो, उसके हिसाब से जब भी लास्ट डोमेस्टिक कंपनी के लिए उस कंपनी ने क्वालिफाई किया गया है, तब उसी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट देना है या नहीं देना है ये कंसिडर किया जाएगा. तो हाँ, तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेक्स और पीएलआई की. पीएलआई तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं. और यहाँ पर स्पेक्स की बात कर रहे हैं, ये भी जो है गवर्नमेंट की ही स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स. जैसे कि ये है प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए ये वाली स्कीम है. वैसे ही एक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, इसको कहेंगे स्पेक्स या फिर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर. तो बोल रहे हैं क्या कंपनी दोनों के इंसेंटिव ले सकती है एक साथ, क्या मैं पीएलआई में भी अप्लाई कर दूं और स्पेक्स से भी ले सकती हूँ. तो एलिजिबिलिटी अंडर पीएलआई स्कीम शेल नॉट इफेक्ट एलिजिबिलिटी अंडर एनी अदर स्कीम एंड वाइस वर्सा. अगर आप पीएलआई की जो एलिजिबिलिटी है वो किसी और आपकी स्कीम की एलिजिबिलिटी से को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, और ना ही उन लोगों की जो दूसरी स्कीम्स है उनकी एलिजिबिलिटी पीएलआई की एलिजिबिलिटी को कुछ इफेक्ट करती है. अ कंपनी में अप्लाई अंडर बोथ द स्कीम्स, हाउएवर eligibility criteria for both schemes will have to be fulfilled in accordance with the respective schemes and guidance thereof. कह रहे हैं मगर एलिजिबिलिटी दोनों जो स्कीम्स की है वो फुलफिल होनी चाहिए जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्कीम्स और गाइडलाइंस है उसके अनुसार. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है, एप्लीकेंट कंपनी ने किया है जो कि बोथ पीएलआई और स्पेक्स में अपने आप को अप्लाई कर दिया. इट इज एलिजिबल एज पर रिस्पेक्टिव स्कीम्स गाइडलाइन. फर्दर इंसेंटिव डिसबर्सल के टाइम पर क्या हुआ, अंडर पीएलआई एंड स्पेक्स स्कीम्स will be independent of each other and also not linked to eligibility and disbursement under any other state. और ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी है, दोनों में अप्लाई कर दिया उसने और फिर दोनों में एलिजिबिलिटी भी प्रूव कर रही है, तो दोनों का इंसेंटिव जब दिया जाएगा तो दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे. तो ये percentage of used or refurbished plant, machinery and equipment is considered as investment under scheme, and what are the factors considered while importing or domestically procuring used refurbished plant, machinery and equipment. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना परसेंट आपने यूज किया है या रिफर्बिश किया है प्लांट का या मशीनरी का. आप इन्वेस्टमेंट में कंसिडर करने के लिए, स्कीम में आपने लाने के लिए कितना भी परसेंटेज इस्तेमाल किया उसकी कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है. द यूज्ड रिफर्बिश्ड प्लांट मशीनरी allowed under the scheme shall have minimum residual life of at least 5 years as per the hazardous and other waste rules 2016. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उसकी मिनिमम जो लाइफ है, रेसिडुअल लाइफ है, वो 5 साल की होनी चाहिए, मिनिमम लाइफ 5 इयर्स की होनी चाहिए. फर्दर एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा चार्टेड इंजीनियर के द्वारा, जो कि आप असेस करेगा कि आपकी वैल्यू और रेसिडुअल लाइफ कितनी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं. और अगर आप मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं, इन केस ऑफ इंपोर्ट, वो जो वैल्यूएशन है वो कस्टम वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से है या नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा. किसके केस में, मशीनरी और इक्विपमेंट के.
The value of these plants, machinery and equipment shall be considered as lower of depreciated value. जो भी वैल्यू है इसको लोएस्ट डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे देखा जाएगा। और कौन चेक करेगा? चार्टर्ड इंजीनियर चेक करेगा, या फिर उसका जो भी इक्विवेलेंट है ओवरसीज चार्टर्ड इंजीनियर के द्वारा चेक करा जाएगा। सॉरी, एंड द वैल्यू असेस बाय चार्टर्ड इंजीनियर ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो लोएस्ट आपकी जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे रहेगी, और जो चेक करा जाएगा चार्टर्ड इंजीनियर या तो इंडिया का होगा या कोई ओवरसीज का होगा, तो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है इस रिगार्डिंग। जो कह रहे हैं मैन पावर कॉस्ट फॉर R&D ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड, क्या आप जो मैन पावर कॉस्ट आपको लगी है रिसर्च और डेवलपमेंट में, उसको आप इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। जो भी मैन पावर कॉस्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान आपको खर्च हुए हैं, वो आप पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन एन एप्लीकेंट कंपनी मेक मल्टीपल एप्लीकेशन अंडर PLI? ये तो हमने पीछे ही देखा था। द नंबर ऑफ applications allowed per applicant for support under the scheme shall be restricted to one. Each application shall be limited to one of the target segment. However, an applicant make another application for particular target segment if the previous application has been rejected or closed by Ministry of जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इनकी मिनिस्ट्री या PMA के द्वारा, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रीवियस जो है वो कैंसिल हो गया और रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, तो आप दोबारा कर सकते हैं, पर वैसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक ही एप्लीकेशन एक कंपनी कर सकती है, उस तक रिलेटेड है। एक टारगेट सेगमेंट में एक बार, जैसे मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैंने मोबाइल फोन्स में एक बार कर दिया, तो मैं एक बार स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में भी एक बार कर सकती हूँ। तो ईच टारगेट में रिस्ट्रिक्टेड टू वन। जो एप्लीकेंट कंपनी है, क्या उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा? उनकी एप्लीकेशन को देंगे तो उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा या नहीं? बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट इज इशूड by project management agency appointed by the purpose of Ministry of Electronics and Information. वो कह रहे हैं कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, पर एक्नॉलेजमेंट को अप्रूवल ना समझा जाए। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है वो आपके एप्लीकेशन के लिए आपको एक्नॉलेज करेगी, आपको बताएगी कि एप्लीकेशन आपकी मिल गई। What is the baseline for investment and sales of manufacturing goods for eligibility and incentive? तो बोल रहे हैं कि बेस लाइन क्या है इन्वेस्टमेंट और सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड की, अगर आपको एलिजिबिलिटी और इंसेंटिव दोनों चाहिए। तो एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम इज सब्जेक्ट, अब एलिजिबिलिटी तो हमें पता है इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंटल सेल पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंगली बेस लाइन जो इन्वेस्टमेंट की और सेल्स मैन्युफैक्चर गुड की है, वो भी इसी के बेस पे पता चल डिटरमाइन की जाएगी, और इंसेंटिव अमाउंट कितना ड्यू है वो भी इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा। क्या? threshold of incremental investment and incremental sales of manufactured goods, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी के लिए। और कितना इंसेंटिव आपको मिलना है, कितना अमाउंट ड्यू है इंसेंटिव का, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी इन दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। बेस लाइन जो है पीरियड क्या होगा, फर्स्ट ईयर मान लीजिए 2020-21 अगर फाइनेंशियल ईयर है तो उसके पहले का 1/8/2019 से 31 मार्च 2020। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कैसा हो जाएगा, 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020। तो इस तरीके से बेस लाइन जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप लोग एक दो बार रीड करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। How will the baseline sales of manufactured good be determined for the target segment? कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमने पीछे ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा था। Baseline sales of manufactured good for target segment will be determined on the sales of good manufactured for the target segment in the base year. तो जो भी उस साल उस बेस ईयर में जितना भी उसने गुड्स बेचे हैं मैन्युफैक्चर करके इंडिया में एप्लीकेंट कंपनी ने, वो उससे उसका बेसलाइन सेल्स पता चल जाएंगे। और मोबाइल फोन के केस में अगर बेसलाइन कैलकुलेशन विल बी डन ऑन द एलिजिबल प्रोडक्ट, ऑल्सो एन इंसेंटिव विल बी पेबल ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स। मोबाइल फोन्स के केस में भी बेसलाइन कैलकुलेशन एलिजिबल प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, और इंसेंटिव कितना दिया जाएगा वो भी उसकी जो भी सेल है इंक्रीमेंटल मोबाइल फोन्स की, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा।
मान लीजिए पहला साल है 2020 और 21 मान के चलिए। बेस लाइन फॉर सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड डिटरमाइंड फॉर द पीरियड ऑफ कितने साल 2019 से 2020 मार्च तक की जाएगी। तो यहाँ पर ये पीरियड जो है पुराना मेंशन है, बट हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन कैसा है। अदरवाइज मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी अगर डाउट है आप लोगों को। How will the annual ceiling on incentive payable to each applicant be determined? Annual ceiling कैसे determine होगी? Annual ceiling on incentive payable to each applicant will be determined based on financial outlay as indicated in the para 8.1 of the scheme and number of eligible applicant in each of the target segment. Annual ceiling जो भी है आपकी वो फाइनेंशियल आउटले जो कि स्कीम के पैराग्राफ में दिया गया 8.1 में, उसके बेसिस पे डिसाइड होगी। ये जो है स्कीम के बारे में डिस्क्रिप्शंस है। आप लोग सिर्फ इसको समझने के तौर पे समझ सकते हैं, इसमें इतना कुछ याद करने के लिए इतना पॉइंट नहीं है। मैं कोशिश करूंगी इस पे आपके लिए एक सेशन भी बना के लाऊं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हो सके, तो जिससे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो एनुअल फाइनेंशियल आउटले के बेसिस पे आप देखेंगे कि कितना इंसेंटिव पेबल है हर एप्लीकेंट को। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर एनी अनअप्रोप्रिएटेड इंसेंटिव अमाउंट रिजल्टिंग from underperformance with respect to the prescribed annual ceiling in any target segment will be allocated of the remaining eligible applicant under such target segment who have achieved net incremental sale in excess of annual ceiling. तो हर साल के अंत में अगर कोई बचा हुआ अनअप्रोप्रिएटेड इंसेंटिव है जो अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, तो किसी भी एप्लीकेंट ने किसी भी टारगेट सेगमेंट में किया होगा तो उसे हम एलोकेट करेंगे जो भी बचे हुए एलिजिबल एप्लीकेंट्स है उनके टारगेट सेगमेंट में, ताकि एक नेट इंक्रीमेंटल सेल्स पता चल जाए कितना ज्यादा है एनुअल सीलिंग के। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे है कि अगर कैलकुलेट करना है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। Such incentive amount will be distributed only to the extent of excess performance by applicant beyond the annual ceiling of net incremental sales. ये जो इंसेंटिव अमाउंट है जो एक्सेस वाला जो हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी एनुअल सीलिंग के बियॉन्ड उन्होंने सेल्स की है और एलिजिबल प्रोडक्ट्स को नेट इंक्रीमेंटल सेल्स जिनकी ज्यादा है। If the incentive amount payable on cumulative excess performance by the applicant is greater than the unappropriated incentive amount, then the sum beyond the ceiling amount for each applicant will be restricted to unappropriated. तो मान लीजिए अगर मान लीजिए इंसेंटिव जो है क्यूमुलेटिव का एक्सेस परफॉर्मेंस का ज्यादा है अनअप्रोप्रिएटेड इंसेंटिव अमाउंट से, तो जो जो पेबल किया जाएगा वो होगा अनअप्रोप्रिएटेड इंसेंटिव अमाउंट, उसका पेमेंट किया जाएगा। और and such amount will be distributed among over performing applicants, वो वाला अमाउंट ओवर परफॉर्मिंग एप्लीकेंट्स को दिया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एट अ पॉइंट लग सकता है, बट कैलकुलेशन की बात हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। चलिए, इलिस्ट्रेटिवली देयर आर 5 एलिजिबल एप्लीकेंट अंडर मोबाइल फोन्स। 5 एलिजिबल हैं एप्लीकेंट मोबाइल फोन्स में जिन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। टारगेट सेगमेंट क्या है? मोबाइल फोन है। The year-wise incentive ceiling per applicant will be 1/5 of the annual financial outlay. क्योंकि 5 एलिजिबल है तो 1/5 होगा जो भी फाइनेंशियल आउटलेट है उसका इंसेंटिव सीलिंग जो होगी 1/5 होगी of the annual financial outlet. In case underperformance by say 2 applicants, the unappropriated amount relating to these 2 applicants will be allocated to the 3 remaining applicant in proportion to their performance in excess of the annual ceiling. अब 5 है, 2 ने अंडर परफॉर्म किया तो उनका जो पैसे हैं अंडर परफॉर्मेंस का जो इंसेंटिव है वो बाकी तीनों में बांट दिया जाएगा। कैसे डिसाइड करेंगे? जिसने भी ओवर परफॉर्मेंस किया हो, तो जिसने सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल सेल्स की हो उसको ज्यादा, उस फिर नेक्स्ट ऐसे बांटा जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर आपको। अगर मान लीजिए एनुअल सीलिंग का जो इंसेंटिव है कैसे पेबल होगा ये उस बारे में है। excess incentive payable to 3 applicant will be capped the lower of the following. दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा एक्सेसिव इंसेंटिव पेबल ऑन एक्सेस परफॉर्मेंस बियॉन्ड। ये तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ती हूँ।
When can an applicant submit a claim for disbursement under PLI? कब मैं बोलूंगी कि मुझे आप इंसेंटिव डिसबर्स कर दीजिए? An applicant may submit a claim for disbursement as early as the end of the quarter in which the eligibility criteria for the year in consideration have been met. अब जब भी आपका क्वार्टर एंड हो रहा हो और जब भी आपने एलिजिबिलिटी मीट कर ली हो उस साल की, जो भी कंसिडरेशन है वो आपने मीट कर लिया हो, आप बोल सकते हैं कि आप मेरा जो इंसेंटिव है वो डिसबर्स कर दीजिए. Claims for disbursement of incentive may be submitted only on a quarterly or half yearly or annual basis. Claims for any period shall be made only once unless withdrawn in no subsequent part. Claims shall be allowed for the same period. कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट को या तो आप क्वार्टरली के लिए सबमिट कर सकते हैं या हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पे. ऐसा कोई भी पीरियड जहाँ क्लेम फॉर एनी पीरियड शैल बी मेड ओनली वंस, एक ही बार पेमेंट किया जाएगा अनलेस आपने विड्रॉ नहीं किया हो उसका कोई एक पार्ट, तो अदरवाइज तो एक ही बार में पेमेंट होगा. बोल रहे हैं कि जो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है एलिजिबल जो है स्कीम में, बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर एनी इंडस्ट्री और एप्लीकेशन. तो कह रहे हैं कि क्योंकि स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो काफी सारी चीजों के लिए बनते हैं, तो क्या अगर किसी और इंडस्ट्री के लिए भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो क्या मैं फिर भी एलिजिबल हूँ? द आइटम लिस्टेड अंडर द टारगेट सेगमेंट स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर एग्नोस्टिक टू एंड यूजर एप्लीकेशन and any company proposing to manufacture the item listed is eligible to apply under PLI scheme subject to other eligibility and qualification criteria mentioned in the scheme notification and PLI guidelines. तो कह रहे हैं कि जो भी ये हमारी लिस्ट में जो भी मेंशन है वो एलिजिबल है जो है आपके इंसेंटिव के लिए, चाहे फिर वो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस स्कीम के लिए उस साल नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस क्या है. बट अगर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर आ रही है ये वाली जो भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएलआई स्कीम में. इज एलिजिबल टू अप्लाई अंडर पीएलआई स्कीम. डॉक्यूमेंट की बात करें, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए और क्या इंफॉर्मेशन दी जाए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ. अब क्योंकि इसको एक तो रीड कर सकते हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. द एप्लीकेशन नीड टू अपलोड द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. कंपनी स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा आपको कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आरओसी द्वारा इशू किया गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा. लेटर देना पड़ेगा ऑथराइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या इक्विवेलेंट से एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लगेगा आपको मैंडेटरीली. शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है उस कंपनी में वो आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा. कंपनी की डिटेल्स लगानी पड़ेंगी और कंपनी की डिटेल्स के साथ साथ क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है आपकी और फाइनेंशियल डिटेल्स की कॉपी लगानी पड़ेगी. कंपनी डिटेल्स में आ जाएगा पैन, जीएसटी सर्टिफिकेट उस एप्लीकेंट कंपनी का, और चेयरमैन और सीईओ सीएक्सओ इनकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगेगी प्रोफाइल की. क्रेडिट हिस्ट्री में क्या लगेगा, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें जिसमें डिटेल दी गई हो. आरबीआई का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट तो नहीं है, कोई सेबी ने आपको डिबार तो नहीं किया, या आपका सिविल स्कोर क्या है, ये सब आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट इंक्लूडिंग एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अलोंग विद शेड्यूल फॉर 3 years. मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी. क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? कैलेंडर ईयर बेसिस पे आपका जो है रिपोर्ट बनना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट, और डज नॉट रिफ्लेक्ट अगर मान लीजिए आपका एनुअल रिपोर्ट कैलेंडर ईयर के बेसिस पे नहीं बनता और आपके पास कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू नहीं है, तो एप्लीकेंट को एक प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट फॉर कंसोलिडेटेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू इन द टारगेट सेगमेंट, और एनुअल रिपोर्ट को भी सबमिट करना पड़ेगा
जो कि करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में से जो भी अवेलेबल होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्लीकेंट शुड मेंशन ग्रुप नेम ऑफ ग्रुप कंपनीज, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू इन द टारगेट सेगमेंट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको बताना पड़ेगा कि ग्रुप कंपनीज के नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट्स के साथ, लोकेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू का रजिस्ट्रेशन क्या है, और टारगेट सेगमेंट में उनका रेवेन्यू क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू, वो सब आपको बताना पड़ेगा। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सच ग्रुप कंपनीज whose revenue being considered, stating name of the company, relationship, registration, location, ठीक है, सर्टिफाइड फ्रॉम ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ग्रुप विल सफाइस। तो कह रहे हैं एप्लीकेंट को इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जिसमें ग्रुप कंपनी का रेवेन्यू दिया हो, जो आप कंसिडरेशन के लिए दे रहे हैं उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें कंपनी का नाम होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लोकेशन क्या है उस रजिस्ट्रेशन का, और रेवेन्यू कितना है उस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट सेगमेंट में, वो आपको बताना पड़ेगा। सर्टिफिकेट एक और लगेगा, नो एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो देगा उस ग्रुप कंपनी का, किस पर्पस के लिए, कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्लिसिट नीड नहीं है बोर्ड रिजोल्यूशन की या कोई और सेपरेट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ग्रुप कंपनी से। रेगुलेटरी ट्रीटमेंट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन लाइसेंसेस, परमिट, थर्ड पार्टी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्रपोज्ड प्रोसेस एंड टाइमलाइन फॉर ऑब्टेनिंग क्लियरेंस, प्रपोज्ड प्रोसेस क्या रहेगी और टाइमलाइंस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेस लाइन डिटेल्स और एप्लीकेशन फीस, ये दो और चीजें जो जरूरी है। बेस लाइन डिटेल्स क्या क्या हो गई, सर्टिफिकेट ऑथराइज सिग्नेटरी के द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए जिसमें सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो भी टारगेट सेगमेंट है उसकी मेंशन होनी चाहिए, एलिजिबल प्रोडक्ट कौन सा है, कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है और कौन से पीरियड का है, वो सब मेंशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसमें उसके फिक्स्ड एसेट्स का मेंशनिंग वैल्यू होना चाहिए, दोनों होने चाहिए टैंजिबल as on 31st March 2020, audited financial statement for financial year and statutory auditor certificate, आपको financial statement देने हैं ऑडिट हुए वाले, और ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा जो मेंशन करे कि सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कितना है उस साल में और एलिजिबल प्रोडक्ट क्या है। एप्लीकेशन फीस का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट में बी सॉट बाय पीएमए और MEITY फॉर क्लैरिफिकेशन। तो और भी कोई डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो है उससे पता चल जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि कोई कंपनी है जो कि दो आइटम्स, जो दो आइटम है स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, दोनों ये आइटम मैन्युफैक्चर कर रही है, तो क्या उस कंपनी को दोनों के लिए सेपरेट इंडिविजुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे? जो तो कंपनी को क्या है कि मान लीजिए दो प्रोडक्ट भी बना रही है तो कंपनी को खुद की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है टारगेट सेगमेंट की प्रूफ करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है इंडिविजुअल आइटम्स की के लिए वो separately present करें। Therefore, if a company is manufacturing both capacitors and PCBs, the incremental investment and incremental sale of manufactured good considered for the purpose of determining eligibility and applicable incentive will be a sum for two items. दोनों का sum हो जाएगा। The criteria has to be met after combining all items covered within the target segment, not individually. टोटल देखेंगे, इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, और दोनों का एलिजिबिलिटी उन दोनों ये दोनों चीजों को वो करके कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। कंपोनेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है पीएलआई गाइडलाइंस के अनुसार? मान लीजिए अप्रेजल और अप्रूवल होना है अगर पीएलआई स्कीम में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी डिफाइंड एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक फंडेड स्कीम। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन किसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि कौन अप्रूवल दे सकता है या अप्रेजल कर सकता है स्कीम के अंदर। और ये जो पावर्स हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, ये आपको इस सर्कुलर के अंदर दी गई है, डेटेड 5 अगस्त 2016, इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या उसके सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन के बारे में
से रिलेटेड है। फॉर द पर्पस ऑफ डिसबर्सल अंडर द पीएलआई स्कीम, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एज पर प्रोसीजर एप्लीकेबल इन द मिनिस्ट्री फॉर। अगर डिसबर्सल करना है पीएलआई स्कीम में तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोसीजर के हिसाब से एप्लीकेबल होगी, वो भी मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी कि कौन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में कौन होगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी रहेगी गाइडलाइंस की, वो मिनिस्ट्री द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज के सेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज आप लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ सीखे होंगे। तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम की बात हो रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ताकि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आ सके, क्या करके मैन्युफैक्चर घर में ही उत्पादन करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, चाहे फिर वो मोबाइल फोन्स हो या दूसरे किस्म के हमारे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो। तो ये जो है एक तरीके से मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और इंडिया में अपना खुद का प्रोडक्शन और खुद का जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का स्टेप है। बैंक का इसमें ये रोल है कि बैंक्स जो हैं वो ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन स्कीम के बारे में प्रोवाइड करे और बताए कि ये स्कीम से उनको कितना इंसेंटिव का फायदा है और कितना ज्यादा उनको इससे लाभ मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंसेंटिव परसेंट जो है वो है 4 to 6%, और 5 साल के लिए ये है एप्लीकेशन। तो मैं आपके लिए कोट ऐसे ही पढ़ देती हूँ। आज का कोट ऑफ द डे था, शिक्षक आपको दरवाजा तो खोलकर नहीं, क्या था, सॉरी शिक्षक दरवाजा तो खोल सकते हैं परंतु प्रवेश खुद को ही करना होगा। तो जैसे मैंने आपके लिए ये स्कीम का दरवाजा खोल दिया है, अब आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप प्रवेश कर गए होंगे, और नहीं तो फिर आप लोग दोबारा से खुद से पढ़ के भी प्रवेश कर सकते हैं इस पढ़ाई के बड़े से उसमें सागर में। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये सेशन में जुड़े, और इतने अच्छे से आप लोगों ने आज का जो सेशन जो है जो है पार्टिसिपेट किया और अच्छे से आप लोगों ने सुना। और इसके बाद का जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो आपका है वो पोस्टपोन हो गया है। प्लीज आप लोग अपने जो लॉगिन एरिया है उससे जाकर जो भी अवेलेबल आपके पास पीडीएफ्स हैं और जो भी हम लोग ने क्वेश्चंस लास्ट कुछ क्लासेस में प्रैक्टिस किए हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। और प्लीज कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।